2016 का वक्त, एक तरफ मुकेश अंबानी का जियो लॉन्च हुआ तो दूसरी तरफ नोटबंदी की घोषणा हुई। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस वक्त व्हाट्सएप मैसेज बहुत बुरी तरह से वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि नोटबंदी के बीच मुकेश अंबानी ने जियो को क्यों लॉन्च किया, क्या ये अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने का कोई ट्रिक है। इस तरह की कई न्यूज आई। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो शायद कभी ना पता चल पाए। तो जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने जियो से भारत को ठगा या मदद की, जैसे हर गांव कोने में नेटवर्क पहुंचाना, क्योंकि जियो के चक्कर में भारत डिजिटल जरूर हो गया है। 2016 में एक तरफ जियो एक तरफ नोटबंदी। जाहिर है उससे पहले भारत ने नोटबंदी जैसा कोई शब्द भी नहीं सुना था। ऐसे वक्त में मुकेश अंबानी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो सुर्खियां बनना तो लाजमी था। एक और यहाँ पैसे मिल नहीं रहे थे। अब ऐसी स्थिति में नए प्रोडक्ट का लॉन्च हो जाए तो कई दावे किए गए कि शायद मुकेश अंबानी को नोटबंदी का पहले से ही पता था, इसलिए अपने काले धन को सफेद करने के लिए जियो लॉन्च किया, जो कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचा। कई बार हम व्हाट्सएप मैसेजेस को ही सच मान लेते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो नोटबंदी के बारे में सिर्फ 4 लोगों को ही पता था: प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, आरबीआई गवर्नर और रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसके अलावा अगर जियो की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 12.5 बिलियन यूएस डॉलर का था, जिसका काम वो 2012 से ही शुरू कर चुके थे और 2016 में लॉन्च किया। ये काफी पुराना प्रोजेक्ट था और उस समय डीमोनेटाइजेशन के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। दूसरी तरफ जियो भारत सरकार को टैक्स देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और ऐसे कई और भी तथ्य हैं जो प्रूव करते हैं कि रिलायंस का रिश्ता डीमोनेटाइजेशन से दूर दूर तक नहीं था। ये बात कईयों के मन में आती होगी कि जियो के आने से कोई फर्क पड़ा या भारत को ठगा गया। जब जियो लॉन्च किया गया तब लोगों को कहा गया कि आधार कार्ड लाओ और सिम को ले जाओ, साथ में 3 महीने तक फ्री इंटरनेट और इंटरनेशनल कॉल्स की सुविधा भी दी गई। इसके बाद इसे 6 महीने तक कर दिया गया, फिर पैसे चार्ज किए गए। जियो की बात करें तो देखा जाए तो बहुत बदलाव हुआ है। पहले की बात करें तो 250 से 400 का रिचार्ज कराया जाता था और स्पीड मिलती थी 128 kbps और डाटा के नाम पे मिलता था चिल्लर, लेकिन आज हमें अल्ट्रा हाई स्पीड डाटा बेहतरीन स्पीड के साथ मिल रहा है। अब ये सवाल उठता है कि इतनी सस्ती सर्विसेज जियो ने क्यों दी, बीएसएनएल ने क्यों नहीं दी। जब सैटेलाइट भारत का लॉन्च हुआ है, सारी प्राइवेट कंपनीज अपना ब्रॉडबैंड खरीद के अपना कॉर्नर चला रही हैं। ऐसी स्थिति में बीएसएनएल क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ और जियो क्यों हो गया। कम दाम में डाटा बीएसएनएल से लॉन्च होना था, लेकिन हुआ जियो के जरिए। जब गवर्नमेंट के पास सारी सुविधाएं हैं तो प्राइवेट सेक्टर के टुच्चे से ठेकेदार कहां से पहुंचकर बेहतरीन सर्विस देने का दावा करते हैं। क्या ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज वीक हों और ये अपना काम करते रहें। लोगों को जियो के बाद मल्टी वॉइस कॉल्स और मुफ्त वॉइस कॉल्स मिलने लगी। जो इंडियंस मिस कॉल के जरिए अपना काम चलाते थे, अब वो भी बिंदास फोन घुमाने लगे। इस वजह से 4G फोन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। सोशल मीडिया में ऐसी बढ़त कभी नहीं देखीगी जो जियो के लॉन्च होने के बाद देखीगी। हर कोई अपनी सेल्फी खींच के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा था। लोग घंटों तक ऑनलाइन रहने लगे। अगर जियो ना होता तो बड़ी बड़ी फूड कंपनीज की ऐप लॉन्च ना होती। कुल मिलाकर देखा जाए तो जियो ने भारत के आईटी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। जियो के आने के बाद बाकी कंपनीज पे काले बादल मंडराने लगे। तेजी से उनके सब्सक्राइबर्स कम होने लगे। आइडिया और वोडाफोन जैसी कंपनीज को मर्ज होना पड़ा। कई कंपनीज को जियो के दाम में डाटा देना पड़ा। जियो से इंडिया डिजिटल हो गया और फिर आया महामारी का दौर। और अगर इस टाइम में जियो ना होता तो क्या होता। वर्क फ्रॉम होम कभी नहीं हो पाता, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ना कर पाते, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ना होता तो बॉलीवुड डूब जाता। लेकिन हर चीज के पीछे किसी तरह की बुराई छिपी होती है और जियो के साथ भी ऐसा ही है। लोगों को सस्ते इंटरनेट की आदत तो लग चुकी है, लेकिन इसकी वजह से ओटीटी कंटेंट में सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स ऐप्स जिनका पता भी नहीं था आज सबके मोबाइल में है। लेकिन हमारी इस ऑनलाइन दुनिया में बड़े बड़े ठग भी हैं। इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। जो जियो के बाद ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ने लगे। रातों रात लोगों के अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए। फ्रॉड कॉल्स करके एटीएम नंबर पता करके खाते खाली होने लगे। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि जियो ने देश को बचाया या डुबाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1000 करोड़ के एंटीला में रहने वाले मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता।
ये एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपनी सूझबूझ से रिलायंस को एक अलग मुकाम पे ले गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। आजकल मुकेश अंबानी खूब चर्चा में हैं, जिसका कारण है कि उन्होंने हाल ही में पानी में तैरता हुआ महल खरीदा है। जब जेब में इतना सारा पैसा हो तो इंसान कुछ भी लेने से पहले सोचेगा भी क्यों। मुकेश अंबानी की लग्जरियस लाइफस्टाइल तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अब उनका तैरता हुआ महल सुर्खियों में है। मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक यार्ड खरीदा है जो घोड़े की नाल की शेप जैसा है। यार्ड की लंबाई 58 मीटर और 48 मीटर इसकी चौड़ाई है। पूरे 36,000 वर्ग फुट का यार्ड किसी महल से कम नहीं है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। 20 से 30% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए 9700 के एरिया में सोलर पैनल लगे हैं जो 500 वाट तक की बिजली पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसे तैरता हुआ महल क्यों कहा जा रहा है? असल में इसके रूफ में जो सोलर पैनल लगे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, जिसकी रोशनी पूरे यार्ड को रोशन करती है। इसके अलावा इसमें एक पूल, स्पा, हेलीपैड, जिम, मसाज रूम, म्यूजिक रूम और डाइनिंग रूम भी है। इसके अलावा मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनको देख के हर कोई हैरान रह जाता है। उनमें से एक है एंटीला। मुकेश अंबानी का घर एंटीला जब से ये बनना शुरू हुआ था तभी से सुर्खियों में था। 27 मंजिल का ये घर इतना बड़ा है कि साफ सफाई के लिए 600 नौकरों की जरूरत पड़ती है। पार्किंग के लिए 108 गाड़ियों की जगह है। इसके अलावा इस घर में एक हेलीपैड भी बना है। जब खर्चे की बात आती है तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पीछे नहीं हटते। आपको मुंबई इंडियंस की टीम तो याद ही होगी जो इन दोनों की है। उन्होंने इस क्लब को 10 साल पहले बनाया था और 10 सालों में ही इसकी कीमत $100 मिलियन पहुंच गई है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये अपने खाने पीने में कितना खर्चा करते हैं। एक आम इंसान सुबह उठकर 5 से 10 रुपए की चाय पीता है, लेकिन भले ही ये चाय नॉर्मल पीते हैं, लेकिन जिस कप में चाय पीते हैं उसकी कीमत 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इस ब्रांड का नाम है नोरिटा, जिसे दुनिया का सबसे महंगा कप्स का ब्रांड कहा जाता है। अब जिसके पास इतने पैसे हों उनके लिए 3 लाख कौन सी बड़ी बात है। अब पानी तो हर एक की ज़रूरत है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ महंगे से महंगा पानी पीते हैं। नीता अंबानी जिस बॉटल में पानी पीती है वो पूरी तरह से सोने की बनी है, जिसकी कीमत 40 लाख है। मुकेश अंबानी के पास फैल्कम सुपर नोवा आईफोन है जो गोल्ड प्लेटेड है और बहुत बड़ा डायमंड जिसके ऊपर लगा है। इसकी कीमत 350 करोड़ रुपए है। इनकी कार कलेक्शंस की बात की जाए तो एक से एक बढ़कर गाड़ियां हैं, लेकिन इनकी एक गाड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है जो है मेबैक 620, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसकी कीमत $1 मिलियन है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट जेट्स भी हैं जैसे फैलन 900, जो कि एक पैलेस जैसा है जिसकी कीमत 6 अरब है। तो ये थे मुकेश अंबानी और उनका परिवार, जिनके पास पैसा छप्पड़ फाड़ के है और रईसी तो मेहनत से ही आती है। इसलिए मेहनत करो ताकि इनके जैसे बन सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूँ तो दुनिया में बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स की कमी नहीं है। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में कईयों के नाम आते हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, पर हम बात करेंगे रिचेस्ट मैन ऑफ द एशिया, दैट इज मुकेश अंबानी, जो हर घंटे कम से कम 90 करोड़ रुपए कमाते हैं। और दूसरी तरफ दुबई के शेख, जिनके पास भी पैसों का कोई हिसाब ही नहीं है, इसीलिए वे पैसा पानी की तरह बहाते हैं। वैसे तो इस बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से ज़्यादा अमीर कौन है, पर फिर भी कंपैरिजन करके देखते हैं, शायद पता चल जाए कि ज़्यादा पैसा किसके पास है। तो अब इस लिस्ट में सबसे पहले आता है पैसा। अकॉर्डिंग टू 2021 फॉर्ब्स बिलियनियर लिस्ट, मुकेश अंबानी के पास $25 बिलियन यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ दुबई के शेख के पास पैसों का किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। एक बार फॉर्ब्स ने $18 बिलियन की प्रॉपर्टी का एस्टीमेट लगाया था, लेकिन दुबई के शेख ने इस बात को झुठलाते हुए कहा कि उनके पास इससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा है। तब से फॉर्ब्स ने उन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड करना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट है कार्स कलेक्शन।
कार्स कलेक्शन की बात करें तो मुकेश अंबानी के एंटिला हाउस में 168 लग्जरी कार्स हैं, जिनमें 7.5 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, 4 करोड़ की मर्सिडीज SLS, 8.5 करोड़ की BMW, 6 करोड़ की एस्टन मार्टिनी, 25 करोड़ की वैनिटी वैन है और पता नहीं कितनी ही ऐसी करोड़ों की गाड़ियां हैं जिनके लिए एंटिला में 6 अलग फ्लोर सिर्फ कार पार्किंग के लिए ही बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेख्स भी कम नहीं हैं। उनके पास 100 से भी ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं, जिनमें फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरन के अलावा आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड से बनी हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी करोड़ों की होती हैं। थर्ड है हाउस, यार्ड्स एंड जेट्स। अब ये तो सबको पता है कि मुकेश अंबानी का घर एंटिला दुनिया में सबसे महंगा घर है, जिसकी कीमत 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये मुंबई के पॉश मालाबार हिल्स में 4 लाख स्क्वायर फीट में 27 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें दुनिया की हर फैसिलिटी है। इसमें 6 फ्लोर्स तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए ही हैं। इसके कार पार्किंग स्पेस के अलावा कार सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ सिर्फ अंबानी फैमिली की कार्स की सर्विस ही होती है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए 50 पर्सन्स के लिए सिनेमा हॉल एक गार्डन रूफ के साथ है। यही नहीं कि इसमें 3 हेलीपैड्स, 9 एलिवेटर्स, स्विमिंग पूल, डांस, योगा स्टूडियो, जूस बार, रिलैक्सेशन, मसाज रूम, सैलून एंड स्पा भी है। इसके साथ एक बहुत ही सुंदर हॉल है जो इवेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें टेरेस और बालकनीज के साथ दीवारों पर प्लांटेशन भी किया गया है, जिससे कि दीवारें ठंडी रहती हैं। सरप्राइजिंग तो ये है कि एंटिला के एक हिस्से में विंटर वंडरलैंड है, जिसका भीषण गर्मी में भी टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है। ये स्नो जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है। ये 4 लाख स्क्वायर बिल्डिंग 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, जिसमें शेफ्स, ड्राइवर्स, सर्वेंट्स, प्लम्बर्स, सिक्योरिटी के लोग हैं, जिनके लिए एंटिला का पूरा 1 फ्लोर बनाया गया है। यहाँ सारा स्टाफ रहता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ हिंदू डाइटिस के स्टैचूज भी हैं। दूसरी तरफ शेख्स के पास $300 मिलियन का पैलेस है, जिसमें स्विमिंग पूल, सिनेमा, लाइब्रेरी के अलावा प्राइवेट जू भी है, जिसमें इनके बच्चे चीता या और जानवरों के साथ खेलते हैं। इनके अलावा फ्रांस में भी एक महल है। यहाँ 100 से ज़्यादा नौकर रहते हैं। अगर यार्ड्स की बात करें तो 400 करोड़ का लग्जरी यार्ड तो उन्होंने मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को ही गिफ्ट कर दिया था, और दूसरा यार्ड अपने बेटे अनंत अंबानी को, जिसमें बेडरूम, मीटिंग रूम, किचन, सिनेमा हॉल और कई फैसिलिटीज हैं। दुबई के शेख ने तो अंबानी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है यॉट्स में। उनके पास 1000 करोड़ का एक स्मेल्डा नाम का प्राइवेट यॉट है। इसमें 24 कमरे तो सिर्फ नौकरों के लिए ही हैं। इसके अलावा 4000 करोड़ का एक दुबई यॉट और 2 और यॉट्स हैं, जिनकी कीमत पता नहीं कितने करोड़ों की है। जेट्स में मुकेश अंबानी के पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं, जिनमें से 230 करोड़ का एयरबस 319, 535 करोड़ का बोइंग बिजनेस जेट और साथ में फैल्कम 900 जेट भी शामिल है। दुबई शेख के पास $500 मिलियन का एयरबस 380 प्राइवेट जेट, जो उड़ते हुए एक महल की तरह दिखाई देता है। इसी कारण इसे फ्लाइंग पैलेस भी कहते हैं, जिसमें कॉन्सर्ट हॉल, टर्किश बाथ और कई फैसिलिटीज के अलावा एक गैरेज भी है। इसके अलावा $220 मिलियन का बोइंग 747 प्राइवेट जेट भी है। फोर्थ है पार्टीज एंड मैरिजेस। इनकी बात करें तो इनके फंक्शन सबसे महंगे होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी की बेटी की शादी की ड्रेस ही 90 करोड़ की थी और इनविटेशन कार्ड 5 लाख का था। उन्होंने तो अपनी पत्नी के बर्थडे पे 220 करोड़ उड़ा दिए थे, जिसमें गेस्ट को चार्टर्ड प्लेन से जोधपुर लेके आया गया था। और शेखों की शादियों में दुनिया की हर चीज होती है। करोड़ों के फूल होते हैं,
गिफ्ट्स के तौर पर महंगी महंगी गाड़ियां दी जाती हैं। हफ्तों तक शादी चलती है जिसमें दुनिया की सबसे महंगी शराब परोसी जाती है। इतनी महंगी शादियां होंगी तो ऑब्वियसली गेस्ट भी सेलिब्रिटीज और दुनिया के सबसे अमीर लोग ही होंगे। एक बार तो दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की एक स्टार को मिलने के लिए 40 करोड़ खर्च कर दिए थे। अब इतना पैसा है तो कहीं तो वो उड़ाएंगे ही। लास्ट है एक्सपेंसिव थिंग्स। इन लोगों के पास दुनिया की महंगी चीजों की भी कमी नहीं है। नीता अंबानी ही की नेटवर्थ 31.1 बिलियन डॉलर है। उनकी लिपस्टिक कलेक्शन की कीमत 40 लाख के करीब होती है। जिस कप में वो चाय पीती हैं वो टी सेट जापान के नोरिटेक ब्रांड का है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। उनके शूज लाखों के होते हैं जिन्हें वो एक बार डालने के बाद दोबारा रिपीट नहीं करती। उनकी साड़ियों पर हीरे और गोल्ड जड़े होते हैं जिनकी भी कीमत लाखों में होती है। और दुबई शेख्स इन्होंने तो हद ही कर डाली है। हर चीज गोल्ड की, कारों से लेके फोन तक इनका गोल्ड से बना होता है। इनके तो एटीएम से भी गोल्ड के बिस्किट्स निकलते हैं। यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है, पर इनकी तो टॉयलेट सीट्स भी गोल्ड की ही होती हैं। जिस देश में सिर्फ रेत के पहाड़ हों और अपना पीने का पानी भी ना हो, वो देश इतनी तरक्की करेगा ये किसी ने सोचा भी न था। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद ऐसे शहर की। यहाँ आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ आज पूरी दुनिया का आना जाना लगा है। इस डेवलपमेंट के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसी मॉडर्न सिटी बना दिया है। यहाँ हर तरह का ऐशो आराम है। इसकी दुबई से लेके बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो कई सालों बाद होंगे, लेकिन उनकी वजह से दुबई की कामयाबी नेक्स्ट लेवल तक जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक दमक और बढ़ जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में पहला प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। हाइपरलूप परिवहन का एक नया तरीका है जो माल ढुलाई के साथ ही लोगों को तीव्र गति से सुरक्षित और ऑन डिमांड उनके मूल स्थान से गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए कैप्सूल या पोर्ट्स, जिसमें यात्रियों को बिठाकर कैप्सूल या पोर्ट्स को ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से पोर्ट्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएगा, जिससे स्पीड ज़्यादा और फ्रिक्शन कम होगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का फ्यूल यूज़ नहीं होगा। हाइपरलूप में चलने वाले कैप्सूल्स की स्पीड 1123 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि हवाई जहाज से भी तेज़ है और अंदर बैठे लोगों को कोई भी शोर सुनाई नहीं देगा। इसमें विंडोज़ तो नहीं, मगर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ज़रूर होगी। ये लूप दुबई से आबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा और 2 घंटों का सफ़र 12 मिनट में ख़त्म कर देगा। नवंबर 2020 में इसका सक्सेसफुल रन टेस्ट भी किया गया है और इसे बनाने में 225 करोड़ का खर्चा आया है। इसके अलावा दुबई से इंडिया के शहर मुंबई में भी समुद्र के थ्रू टनल बनेगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगा, जिसमें सफ़र के साथ साथ अंडर वाटर वर्ल्ड को भी एंजॉय कर सकेंगे। दोनों देशों में सफ़र के साथ साथ ऑयल ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला हाइपरलूप के पीछे दिमाग किसका है। ये कॉन्सेप्ट एलन मस्क का है और उन्होंने इस परिवहन का 5वां मोड भी बताया है। हाइपरलूप एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि हाइपरलूप बनाने का राइट एलन मस्क ने सबके साथ शेयर किया है, ताकि हाइपरलूप बनाने का काम प्रोग्रेसिव रहे और जल्दी से दुनिया के सामने आ सके। उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारी कंपनीज हाइपरलूप बनाने में लगी हैं, जैसे कि वर्जिन हाइपरलूप 1, HTT ट्रांसपोर्ट एंड अराइव जैसी कंपनीज। अलादीन सिटी
दुबई अलादीन सिटी 4000 एकड़ में हिस्टोरिक दुबई क्रीक एरिया में बनेगी। ये मेगा प्रोजेक्ट सिंदबाद और अलादीन की मैजिकल अरेबियन टेल से इंस्पायर्ड है, जिसमें बिल्डिंग और ब्रिजेस के डिज़ाइन ट्रेडिशनल लैंटर्न्स और लैंप्स यानी चिराग जैसे होंगे, जो एक दूसरे से एसी टनल्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। इस स्पेक्टेकुलर अलादीन सिटी में टावर्स, होटल्स, ऑफिसेज, ब्रिजेस, वॉकवेज के अलावा 900 कार पार्किंग स्पेस भी होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट टोटल 1.835 बिलियन के अराउंड है, जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है। तीसरा है जुमेरा बे आइलैंड। दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल दुबई में ही पाम जुमेरा आइलैंड, जो कि पाम ट्री जैसे समुद्र में बनाया गया था। ये पाम जुमेरा समुद्र के पत्थर और रेत डाल के बनाया गया। इसे बनाने में 900 अरब रुपीस का खर्चा आया था। इसकी सक्सेस के बाद दुबई गवर्नमेंट एक और आइलैंड बना रही है, जिसे जुमेरा बे आइलैंड के नाम से जाना जाएगा। इसकी शक्ल सी हॉर्स से मिलती है। इसमें याट, क्लब, अपार्टमेंट्स, लग्जरी होटल्स, कैफ़े, ओवल शेप बार्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स और सुपरमार्केट्स होंगे और ये 6 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा। नेक्स्ट आता है फेरस व्हील। दुनिया का सबसे ऊंचा फेरस व्हील जो अमेरिका के लॉस वेगस में है, उसका रिकॉर्ड भी दुबई अब तोड़ने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा व्हील, जो कि ब्लू वाटर आइलैंड दुबई मरीना के पास दुबई में बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 250 मीटर यानी 820 फीट है। इसमें 45 ग्लास एनक्लोज्ड कैप्सूल्स हैं, जिसमें एक टाइम पे 1400 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और दुबई मरीना, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा, बुर्ज खलीफा के खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बेस में एंटरटेनमेंट जोन 80 मीटर एलईडी स्क्रीन पे होगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट और ब्रॉडकास्टिंग होगा। पांचवा है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। यूँ तो दुबई में आमतौर पर रातों रात बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये एक इमारत है जो लंबे वक्त से बन रही है। ये इमारत अजीबोगरीब है। ये ना लंबी है, ना चौड़ी है, ना सीधी है, ना टेढ़ी है। इसका आकार कुछ अंडे जैसा है। ये है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य का अजायबगढ़। इस इमारत का फ्रेमवर्क 2400 स्टील की छड़ों से तैयार किया गया है। ढांचे के ऊपर जो पैनल लगाए जा रहे हैं, उनमें अरबी भाषा में कुछ लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की लिखी कविताएं हैं। इसकी खासियत ये है कि ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर बनाई गई इमारतों में से एक है। इसमें पानी की रिसाइकलिंग, सोलर एनर्जी का बखूबी ख्याल रखा गया है। यहाँ आने वाले लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी चार्ज कर सकते हैं। पार्किंग के लिए कम व्यवस्था है, ताकि लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इमारत की एक मंजिल पर भविष्य के उपकरणों के लिए जगह होगी। उम्मीद की जा रही है कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग इसे देखने आएंगे। और लास्ट है दुबई क्रीक टावर। ये है दुबई क्रीक टावर, दुनिया का नेक्स्ट सबसे टॉलेस्ट टावर। ये टावर एमिरेट प्रॉपर्टीज एंड दुबई होल्डिंग के बीच एक जॉइंट वेंचर है। इसकी फाइनल हाइट की अलग अलग स्पेक्यूलेशंस हैं, पर इसकी एग्जैक्ट हाइट अभी तक नहीं पता। जैसे कि जेद्दा टावर सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाया जाएगा, और दुबई शायद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग्स का ताज खोना नहीं चाहता, इसलिए शायद इसकी फाइनल हाइट इसकी कंप्लीशन से पहले अनाउंस नहीं की जाएगी। इसका डिज़ाइन स्पेनिश स्विस आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलेस्ट्रावा ने लिली के पौधे से इंस्पायर होकर बनाया, जो कि डेजर्ट्स में पाया जाता है। दुबई क्रीक टावर में लश स्काई गार्डन्स और दुनिया के हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक भी होगा। इस इंडोर डेक्स में 360 डिग्री सिटी व्यू के अलावा रिवॉल्विंग बालकनीज भी बनेंगी, जिसमें विजिटर ओपन एयर में दुबई के इम्प्रेसिव व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। पीक पे एंटीना ब्रॉडकास्टिंग के लिए होगा। इसके अलावा इसमें होटल, रेस्टोरेंट भी होंगे। केबल होल्डिंग्स को LED लाइट के साथ फिट किया जाएगा। दुबई क्रीक टावर
रसेल खौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास बनाया जा रहा है, पर फिलहाल कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसका काम रुक। इलॉन मस्क वो नाम है जिन्हें लोग फ्यूचर का इंसान कहते हैं, क्योंकि दुनिया में यही एक इकलौता शख्स है जो लंबे समय से प्राइवेटली मंगल ग्रह पे इंसानों को बसाने के काम में जुटे हुए हैं। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं और इसी काम के लिए उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसका एम स्पेस ट्रैवल को सस्ता और ह्यूमंस को मल्टीप्लैनेटरी मतलब एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली स्पीसीज बनाना है। इलॉन मस्क मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी यानी आत्मनिर्भर ह्यूमन कॉलोनी जो बिना किसी मदद के चल सके वो बनाना चाहते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। जब इलॉन मस्क से मार्स पे जाने के कारण पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही लॉजिस्टिक था। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है कि हम हमेशा पृथ्वी पर रहें और कोई विनाशकारी घटना का इंतजार करें, जैसे कि हजारों साल पहले मेट्रॉइड्स के टकराने से डायनासोर्स खत्म हो गए थे, वैसी कोई घटना दोबारा हो जाए और हम भी खत्म हो जाएं। दूसरा रास्ता है कि हम पृथ्वी से निकलकर दूसरे ग्रह यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर अपनी बस्ती बसाएं, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली डेंजरस इंसिडेंट से खुद को बचाया जा सकेगा। अब सवाल ये है कि मार्स ही क्यों, जबकि सौर मंडल में और भी ग्रह हैं। ऐसे में वो बताते हैं कि सौर मंडल में हमारे पास वीनस, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है और एसिड रेन होती है। मरकरी सूरज के पास होने की वजह से गर्मी होती है। यूपिटर और सैटर्न गैसियस प्लैनेट्स है। मंगल पृथ्वी के कंपैरेटिवली सूरज से बहुत दूर होने के कारण बहुत ठंडा है और इसका टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मार्स पर कॉलोनीज बसाने के लिए इलॉन मस्क ने सितंबर 2016 में अपने प्लान के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू मस्क, एक आदमी का मार्स जाने का उतना ही पैसा लगना चाहिए जितना कि अमेरिका में घर खरीदने का खर्च है, मतलब $2 लाख यानी 1.5 करोड़। अब इलॉन मस्क का विजन एकदम क्लियर है कि मनुष्य जाति को बचाना है तो मंगल ग्रह पर जाना होगा। तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इलॉन मस्क के परसेप्शन के बारे में। इसमें पहला है रीयूजेबिलिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, मगर जब इन्वेंशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तो उसका खर्चा काफी हद तक कम हो जाता है और पृथ्वी से मार्स तक की दूरी तय करने के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत है। ऐसे में इलॉन मस्क का आंसर इसके लिए रीयूजेबिलिटी यानी एक चीज को बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता है। रॉकेट और स्पेसशिप जैसी चीजें जो इस मिशन में काम आएंगी उन्हें रीयूज किया जा सकेगा। जब स्पेस में किसी रॉकेट को भेजा जाता है तो उसका वन टाइम इस्तेमाल मतलब एक ही बार इस्तेमाल ही होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट में काफी तरक्की हासिल की है। 2015 में स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद सही सलामत उतारा, जमीन पर लैंड करवाया और कुछ महीने बाद उन्होंने इसी रॉकेट को समुद्र में तैनात ड्रोन शिप पर लैंड करवाया। इससे मिशन का खर्चा काफी कम हो जाता है और जब किसी चीज को बार बार यूज किया जाता है उसका कॉस्ट और एक्सपेंडिचर पूरी तरह से कम हो जाता है। दूसरा स्टेप है रीफ्यूल इन ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की कक्षा में फ्यूल भरना। फैल्कन 9 स्पेस शटल को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाएगा, जिसके बाद स्पेस शटल और रॉकेट अलग हो जाएंगे और फिर स्पेस शटल पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा और स्पेस शटल से अलग होने के बाद ये रॉकेट फिर से धरती पर आएगा, जिसके ऊपर फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और ये रॉकेट फ्यूल टैंक को लेके स्पेस शटल के पास चला जाएगा और फिर से रॉकेट उसे पुश करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंचाने का काम करेगा एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ। धरती से मंगल का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत तो पड़नी है और ये एक्स्ट्रा फ्यूल इंसानों के मार्स पहुंचने के सफर को आसान बनाएगा। एलॉन मस्क के मुताबिक ऐसा करने से खर्च 5% और कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान है प्रोपेलेंट बनाना यानी कि फ्यूल।
मंगल पे कॉलोनीज बनाने के लिए स्पेसशिप को वापस धरती पर भेजना होगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार रॉकेट को मार्स पर भेजा जाएगा तो इसे धरती पर वापस आना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर रॉकेट्स का रश ज्यादा और ह्यूमंस के रहने की जगह कम हो जाएगी और वहां गए लोगों के पास वापस लौटने का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि वहां प्रोपेलेंट बनाया जाए जिससे कि मिशन की कॉस्ट 5% और कम हो जाएगी। प्रोपेलेंट बनाने के लिए जो भी चाहिए वो वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और पानी होने की वजह से इससे ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है और फिर इन तीनों को मिला के मीथेन गैस बनाई जा सकती है जो कि रॉकेट को चलाने के लिए प्रोपेलेंट के काम आती है। तो अगर 2 वे जर्नी करनी है तो दोनों तरफ का फ्यूल होना जरूरी है। रॉकेट में ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए 3 तरह की चॉइसेस रखी गई थी। पहला था रिफाइंड केरोसिन जो कई रॉकेट्स में यूज होता है, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा था मीथेन। मीथेन का सिलेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि मार्स पे इसे बनाना आसान है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग इन बातों का ध्यान रख के खर्च काफी कम किया जा सकता है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी ये है कि पहले रॉकेट स्पेसशिप को ऑर्बिट में छोड़ेगा, फिर पृथ्वी पे लैंड करेगा, उसी रॉकेट पे फ्यूल टैंक रख के दोबारा स्पेसशिप के पास भेजा जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में ऐसा 3 से 5 बार किया जा सकता है। फिर ये स्पेसशिप मार्स के पास जाएगी, सोलर पावर पर चलेगी और मार्स में प्रोपेलेंट बनाया जाएगा और स्पेसशिप वापस धरती पर आ जाएगी। इलॉन मस्क के मुताबिक एक टाइम पे 1000 स्पेसशिप होंगी जो मार्स की तरफ एक साथ जाएंगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी जब 26 महीनों में एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी और मंगल बहुत क्लोज होते हैं। इसे लॉन्च विंडो कहते हैं और ये सही वक्त होता है जब स्पेसक्राफ्ट को मार्स पे पहुंचाया जाता है। स्पेसएक्स जिस स्पेसक्राफ्ट को मिशन के लिए तैयार कर रहा है उसका नाम है स्टारशिप, जिसकी कई टेस्ट फ्लाइट्स भी की गई हैं और चेंजेस भी किए गए हैं और कई और करने बाकी हैं। मार्स पर लाइफ सस्टेन करने के बारे में उन्होंने उसे टेराफॉर्म करने की बात की है, जिसका मतलब है कि किसी ग्रह को लोगों के रहने के लायक बनाना। उन्होंने कहा कि इसके लिए मार्स को थोड़ा गर्म करने की जरूरत है, जिसके लिए न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हैं। उनकी इस स्टेटमेंट से उन्हें काफी आलोचना भी सहनी पड़ी। फिर उन्होंने बताया कि मंगल पर जीवन ग्लास डोम्स के अंदर होता है और फिर उसको टेराफॉर्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2050 तक मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग सिटी देख पाएंगे। अब ये कब और कैसे होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा।